नमस्कार सर, मैं राजपूत सर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, स्पेशली हम आज क्वेश्चन पेपर पर बात करेंगे। क्वेश्चन सीरीज को आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा है कि भारत ने ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया। इंग्लिश में देखिए, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक इन द ईयर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपका है 1896, ऑप्शन नंबर 2 है 1928, ऑप्शन नंबर 3 है 1904, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1918। तो हमें देखना है कि इसमें जो आंसर क्या है उसको देखिए आप। तो जो आपका जो इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक इन द ईयर, जो भारत ने ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया था, तो आपका जिसमें आंसर होगा 1928। 1928 देखिए क्या होगा आपका आंसर 1928। 1928 1928 के ओलंपिक, 1928 के जो ओलंपिक हुए थे, 1928 के जो ओलंपिक हुए थे हमारे, वो आपका 1928 के ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम में। कहाँ हुए थे? एम्स्टर्डम। कहाँ हुए थे? एम्स्टर्डम में हुए थे। ठीक है। तो 1928 के जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे? एम्स्टर्डम में हुए थे। ठीक है। अब इसमें ये भी देखना है कि आपका 1928 के ओलंपिक में आप इंडिया ने आपका भारत ने आपको हॉकी में गोल्ड मेडल लिया था। गोल्ड मेडल लिया था, आपको पता है यह। ठीक है। तो पहला गोल्ड मेडल हॉकी का कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि और ओलंपिक की बात करें तो आपकी भारतीय ओलंपिक संघ की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इस समय पीटी उषा हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1927। ये भी पूछ सकता है आपका कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है। देखो, ओलंपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये हो सकता है कि आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। 23 जून 1894 में। ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आपकी आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। ठीक है। अब ये जो आईओसी था इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है। अब कह सकते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? जब ओलंपिक की चर्चा हो रही है तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे हमारे, आधुनिक ओलंपिक खेल किसने स्टार्ट किए थे वो भी देखते हैं हम। देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल को प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांस के बैरन डी कुबर्टिन जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों को किसने प्रारंभ किया? किसने किया? आपका बैरन डी कुबर्टन।
ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ओलंपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी चर्चा है, बल्कि हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो हड्डियों का, जो आपकी बोन्स हैं, जो आपकी बोन्स हैं, बोन्स हैं जो आपकी, उनका क्लासिफिकेशन हुआ है, जो आपका क्लासिफिकेशन हुआ है, उसका बेस क्या है, बोन्स को डिवीजन करने का जो आधार है वो क्या है। तो जो बोन्स का जो डिवीजन करने का जो आधार है वो हमारा है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए पहला कह रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आकृति एवं आकार, स्ट्रक्चर एवं फंक्शन, मतलब आपकी संरचना एवं कार के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है लोकेशन एंड अटैचमेंट, स्थिति एवं जुड़ाव के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है शेप एंड साइज, मतलब आपका आकृति एवं आकार के आधार पर। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है जॉइंट एंड मूवमेंट, मतलब आपका जोड़ और गति के आधार पर। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका जो आंसर है वो आपका होगा शेप एंड साइज। इसमें जो हमारा तीसरा आंसर सही है, शेप एंड साइज। आपका जो बोन्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, आपके हड्डियों का जो वर्गीकरण हुआ है वो आकृति एवं आकार के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है? आकृति एवं आकार के आधार पर। आप देख रहे हैं जो बोन्स होती हैं, जो उनका क्लासिफिकेशन हुआ है वो किसके साथ? शेप एंड साइज। जैसी उनकी संरचना, जैसा उनका आकार, उसी के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। कि जैसे कहते हैं लॉन्ग बोन, जो हमारी बोन्स है आपकी लॉन्ग होती हैं उन्हें लॉन्ग बोन्स कह देते हैं, लंबी हड्डियाँ कहते हैं। जो हड्डी हमारी छोटी उन्हें शॉर्ट बोन्स कहते हैं। कुछ बोन हमारी फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं, उन्हें हम फ्लैट बोन कहते हैं या चपटी हड्डी कहते हैं। कुछ हमारी आपकी सीसामाइड बोन होती हैं। कुछ हमारी आपकी इर्रेगुलर शेप होती हैं, तो उन्हें इर्रेगुलर अनियमित कार की हड्डियाँ भी कहती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो हमारी हड्डियों का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, वो किस आधार पर हुआ है? आपका शेप एंड साइज, आकृति एवं आकार के आधार पर हड्डियों का डिवीजन हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव, वही आपका हिंदी उसका दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपका थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है। क्या कह रहा है कि अधिगम के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये हमारे साइकोलॉजी से क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित है, सीखने के जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहा है ये। तो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो ऑप्शन नंबर 1 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी है पावलोव, ऑप्शन नंबर सी है कोहलर, ऑप्शन नंबर 4 है कैटल। तो इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? हमारा आपका दिया था कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, इनसाइड थ्योरी किसने दिया है? कोहलर ने दिए। किसने कहा है? कोहलर ने कहा। अब देखिए, अब इसमें देखिए इनसाइड थ्योरी तो हाँ कोहलर ने दी है। अब इसमें ऑप्शन और देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? थॉर्नडाइक ने हमारे सीखने के नियम दिए हैं। जो हमारे थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने हमारे सीखने के नियम दिए हैं। क्या दिए हैं? सीखने के नियम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीखने के नियम किसने दिए?
आपका थायरॉइड ने दिए हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि आपका पावलोव ने क्या दिया है, तो पावलोव ने दिया है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। क्या दिया है पावलोव ने? कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में होता है कि कैटल ने क्या दिया है। कैटल ने जो दिया है आपका, कैटल ने दिया है आपका PF16 टेस्ट दिया है। क्या दिया है? PF16 टेस्ट दिया है जो पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि थॉर्नडाइक ने हमारे सीखने के नियम दिए हैं, पावलोव ने कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी दी है, और कोहलर ने इनसाइट थ्योरी, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनसाइट थ्योरी किसने दी है, वो आप ही किसने दी है? कोहलर ने दी है। और कैटल ने आपका PF16 जो पर्सनालिटी से रिलेटेड है उसके बारे में बताया है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कठिन व्यायाम के समय थकावट उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। डूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज द मेजर रीजन फॉर वन सेट ऑफ फटीग। कहने का तात्पर्य है जब हम हार्ड वर्क करते हैं, कठिन एक्सरसाइज करते हैं, कठिन व्यायाम करते हैं, तो उस समय थकान उत्पन्न होती है। इसका मेन रीज़न क्या है उसका वो देखिए आपको। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा O2 डेप्थ है, O2 की छीड़ता है। नंबर 3 है लैक्टिक एसिड का निर्माण करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। क्या है हमारा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। कि जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, कठिन व्यायाम करते हैं, तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। O2 एब्सेंट के कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, उससे क्या होगा? तो बॉडी में थकान उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम मुख्य रूप से किसके विवरण के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी प्राइमरली यूज टू एक्सप्लेन। तो क्या ऑप्शन में दिया है, पहला हमारा रनिंग एंड जंपिंग, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा थ्रोइंग कैचिंग, ऑप्शन नंबर 3 है आपका किकिंग एंड हिटिंग, ऑप्शन नंबर 4 हमारा है बॉलिंग एंड बैटिंग। तो जो नियरेस्ट जो आंसर हमारा इसमें है वो आपका होगा रनिंग एंड जंपिंग। क्या होगा? रनिंग एंड जंपिंग। ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, आपके जो न्यूटन के 3 नियम दिए हैं, आपका पहला नियम है आपका है, फर्स्ट है आपका जड़त्व का नियम। ये भी पता होना चाहिए कि न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। नंबर 2 संवेग का नियम, संवेग का नियम। नंबर 3 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें हमें जो ऑप्शन कह रहा है हमारा कि जो न्यूटन थर्ड लॉ तीसरे नियम की बात कर रहा है, गति के जो तीसरा नियम है वो क्या कह रहा है, तो उसमें कह रहा है आपका जो आपका क्या कह रहा है, वो आपका एक्शन रिएक्शन होता है। जो तीसरा नियम है वो आपका एक्शन रिएक्शन होता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया करती है। ठीक है। और आपको पहले में आपका जड़त्व का है, अगर वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी। ठीक है। अगर गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में बनेगी। और हमारा जो सेकेंड है आपका, वो आपका संवेग का नियम कहते हैं, इसे लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। आपका F × m है, इसका जो फार्मूला है वो आपका F ×
एम ए। ठीक है, अब इसमें अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स, प्लेटलेट्स और बोन मैरो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका हीमोग्लोबिन होता है, आपका हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, तो आपका हीमोग्लोबिन पाया जाएगा आपका आरबीसी में, जिसे हम आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपके 3 हैं, आपके ब्लड में जो 3 मेन वो आपके हैं, ये आपके घटक हैं। इसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो कह रहा कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी में होता है। किस में होता है? आरबीसी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है अब आरबीसी के बारे में, इसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसी को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में आपका क्या होगा कि आरबीसी में आपका केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। अब आरबीसी कभी कोई संख्या पूछ लेता है, तो आरबीसी संख्या होगी हमारी 45 से 50 लाख। कितनी होगी? 45 से 50 लाख। आरबीसी संख्या कितनी है हमारी? 45 से 50 लाख होती है। इसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब इसमें अब हम थोड़ा सा डब्ल्यूसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूसी को हम आपका ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी में आपका केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें क्या होगा हमारा? केंद्रक उपस्थित रहता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, अब इनकी संख्या 4000 से 11000, इनकी जो संख्या होती है वो 4000 से 11000, संख्या इसकी 4000 से 11000 होगी। वहाँ आपने आरबीसी की कितनी थी? 45 से 50 लाख होती है। अब इनका जीवन काल जो है, वो जीवन काल आपका 10 से 13 दिन होगा। जीवन काल आपका 10 to 13 डेज होगा। यहाँ आपका आरबीसी का जीवन काल कहता है 120 डेज होगा, 120 दिन होगा। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात हम प्लेटलेट्स की कर लेते हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनका जीवन काल आपका, इनका जो लाइफ होती है वो 7 से 10 दिन होता है। ठीक है, और इनकी जो प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। ठीक है, तो ये हमारे इसका जो मेन क्वेश्चन है वो हमने देख लिए। क्वेश्चन बन सकता है कि हमने बात की हमारा कि हीमोग्लोबिन किस में बजाता है, तो जो हमारे ऑप्शन है रेड ब्लड सेल या आरबीसी, इसमें आपका
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमने और भी क्वेश्चन देख लिए कि आरबीसी को क्या कहते हैं, कि जीवन काल कितना है, कि 1 ml प्रति आप क्यू घन में कितना होता है। तो आप देखिए कि आरबीसी का केंद्रक नहीं होता है, संख्या आपकी 45 से 50 लाख है, ठीक है। और आपका जीवन काल हमारा 120 दिन है, इसको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर जो इसमें WBC है, WBC देख रहे हैं आप, WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। केंद्रक उपस्थित रहता है, संख्या 4000 से 11000 होती है, और इनका आपका जो जीवन काल है वो 10 से 13 दिन है। इसी तरह हमारा प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इनका जीवन काल 7 से 10 दिन है। इसकी जो आपकी प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 1.5 लाख से आपकी 2.5 लाख होती है, ठीक है। तो इतना बहुत है आपके लिए। अब हम अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पहले रेज कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग पूरा मन लगा के पढ़िए, बेहतर से बेहतर मटेरियल देने का प्रयास करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है आपका, क्वेश्चन है हमारा, हाँ, यदि हम सिक्कों को उछालें तो 3 हेड आने की संभावना कितनी बार होगी, ठीक है। यदि हम तीन सिक्कों को उछालें तो हेड आने की संभावना कितनी हुई। इसमें सीधे सीधे आप जान लो, इसका आंसर है आपका पहला ही आंसर है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का है आपका, ठीक है। अगर हम एक बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं तो आपका 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 1/8 आपकी संभावना बनेगी। इसको आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी का है, ये आपका टीजीटी लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर पीजीटी में आएगा, ठीक है। तो हम क्यों उसमें ज़्यादा दिमाग लगाएं। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ये भी हमारा पीजीटी का है, तब भी थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पिछली बार आ गया था एग्जाम में। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शोध उपकरण है। ये भी वैसे आपका प्रवक्ता का क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, तब भी हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शोध उपकरण नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसर्च टूल। जब हम किसी शोध कार्य करने जाते हैं तो शोध कार्य में किन किन टूल्स मतलब उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है वो देख रहे हैं इसमें। तो इसमें पहला है आपका स्टॉप वॉच, ऑप्शन नंबर 2 वीडियो कैमरा, ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नावली क्वेश्चनायर, ऑप्शन नंबर 4 सर्वे। देखिए जो टूल्स की बात कर रहा है, उपकरण की बात करें तो उपकरण में आपका है ये स्टॉप वॉच है। जब हम किसी भी वेरिएबल्स का या स्टूडेंट का हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो डाटा कलेक्ट, जैसे हमको मान लो 100 मीटर रेस करानी है और हमें डाटा लेना है, तो डाटा लेने के लिए हमें स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, ठीक है। आप भी लोग जान रहे हैं। अगर हमें किसी भी खिलाड़ी के बेस्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना है या उसकी आपका रिकॉर्डिंग करनी है, किसने हाईएस्ट क्या जंप किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वीडियो कैमरा या किसी भी वीडियो कैमरा का जगह हम भिन्न भिन्न तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। जैसा हमारा रिसर्च का टॉपिक हो उसी के आधार पर हम आपके वीडियो कैमरा का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो कैमरा भी हमारा क्या है, टूल्स में है, मतलब आपका रिसर्च टूल्स में आता है। फिर हमारा है क्वेश्चनर, प्रश्नावली, ये भी हमारा क्या है, टूल्स में है। जब हमें किसी भी वेरिएबल्स का या किसी भी सब्जेक्ट का डाटा इकट्ठा करना है तो हम क्वेश्चन दे देते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व करा लेते हैं और क्वेश्चन में वो सॉल्व करके हमें वो दे देंगे वो, तो हम उसके बाद से हम अपना कर सकते हैं। तो डाटा इकट्ठा करने में मतलब हमें आंकड़े इकट्ठा करने में हमें क्वेश्चन आर का
अहम रोल होता है, क्वेश्चन आर भी है। सर्वे आपका क्या है, टूल्स में नहीं है, सर्वे आपका रिसर्च टूल में नहीं है, ठीक है। तो आपका सर्वे क्या है, एक रिसर्च है, ठीक है। जैसे आपका हिस्टोरिकल रिसर्च है, बेसिक एक्शन रिसर्च है, आपका सर्वे रिसर्च है, आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान है, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो क्या है, हमारा आपका टूल्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहले हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए कि ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज टेकन टू द लंग्स बाई। जो हृदय के दाएं निलय, नित्य लिखा हुआ है, निलय होगा यहाँ पर निलय होगा आपका, निलय से रक्त किस आर्टरी मतलब धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए पहले तो हम हल्का सा डायग्राम आपका हृदय का बना लेंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हृदय का आपका दिख रहा है, ये आपका डायग्राम है। इसमें आपका ये आप देखिए थोड़ा सा, ये आपका हृदय है, आपका हार्ट का है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसे हम बोलेंगे सेप्टम वाल। क्या बोलते हैं, सेप्टम वाल है हमारी ये, जो आपके हृदय को राइट और लेफ्ट में बांधती है। कौन सी वाल हमारी ये, सेप्टम वाल है, जो हृदय को 2 भागों में बांटती है, राइट और लेफ्ट सेप्टम वाल है। अब कहे जो चैम्बर ऊपर बांटते हैं आपका अपर और लोअर, ये हमारा जो है अपर और लोअर पार्ट है। ऊपर वाले को अपर और नीचे वाले को लोअर लोब बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, जिसे राइट, इसे बोलेंगे हम राइट आर्टियम, इसे बोलेंगे हम लेफ्ट आर्टियम, इसे राइट वेंट्रिकल, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हृदय में हमारे कितने चैम्बर हैं, हमारे 4 चैम्बर हैं। हृदय में कितने चैम्बर हैं, हमारे 4 चैम्बर हैं। तो चारों चैम्बर से आपको देखना है, जो राइट आर्टियम है और आपका लेफ्ट आर्टियम है, राइट वेंट्रिकल है और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिए, मैं थोड़ा सा कलरफुल कर ले रहा हूँ। मैंने इसको रेड और ब्लू से कर दिया है, तो उससे थोड़ा सा समझने में आसानी होगी हमें। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन पे जाइए, सीधे हम क्वेश्चन पे देखो। हमारे आपका ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। ये आपका सुपीरियर वेना कावा और आपका इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। ये आपकी सुपीरियर वेना कावा है, ये आपके इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हमने हृदय का स्ट्रक्चर बना लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय के दाएं निलय, हृदय के दाएं निलय कौन है, दायां, ये दायां, राइट, ठीक है, दायां, दाएं निलय। अब निलय कौन है, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय। राइट वेंट्रिकल मतलब आपका दायां निलय। ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है हमारा है, ये राइट पोर्शन है, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है।
तो और अपर को हम आर्टियम कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को, लोअर पार्ट को हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर को हम आलंद कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर को हम निलय कहते हैं। तो जो ब्लड है हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय के दाएं निलय, तो निलय पोर्शन हमारा क्या है, नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला क्या है, निलय है, वेंट्रिकल है हमारा। अब इसी में उसने कहा राइट है, तो राइट हमारा कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट राइट है। राइट से हमें जो हमारा ब्लड जाता है, राइट से जो ब्लड जाता है, जब इसमें सिस्टोल और डायस्टोल क्रिया होती है, इसमें क्या होती है, इसमें जो क्रिया होगी हमारी वो आपका सिस्टोल और डायस्टोल, संकुचन और शिथिलन। संकुचन और शिथिलन, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे हम बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन बोलते हैं डायस्टोल। जैसे कहा क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय के दाएं निलय, तो दाएं निलय हमारा ये हो गया, यहाँ से ब्लड किस आर्टरी के थ्रू जाता है। आप देखिए आर्टरी की बात होगी इसमें, मतलब धमनी, जो धमनी होती हैं आप जान रहे हैं, कैरी टू ऑक्सीजनेट ब्लड, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनी होती हैं, वो कैरी टू ऑक्सीजन ब्लड, जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त को कैरी करने वाली होती हैं वो आर्टरी होती हैं। और कैरी टू डी ऑक्सीजनेट ब्लड, जो अशुद्ध रक्त होता है उन्हें कैरी करता है आपका, करते हैं, वेंस करती हैं। लेकिन अब इसमें देखना है हमें कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, इसमें मामला कभी कभी गड़बड़ा जाता है। आपको देखना कि अवे फ्रॉम हार्ट और टूवर्ड्स हार्ट, अवे फ्रॉम जो हार्ट होगी, अवे फ्रॉम हार्ट होंगी जो आर्टरी होंगी हमारी, और टूवर्ड्स हार्ट हृदय की ओर आएंगी, जो की ओर आएंगी, हृदय की ओर जो आएंगी वो हमारी वेंस हैं। देखिए जो इस सीक्वेंस में आया आपका, ये सीक्वेंस चल रहा है वो आपका वेंस है, और सीक्वेंस ये चल रहा है वो आपका क्या है, आर्टरी है। अब जो क्वेश्चन पे हम सीधे आते हैं, इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए। हृदय के दाएं निलय, तो दाएं निलय हमारा क्लियर हो गया, ये वाला चैम्बर हमारा है, हृदय में 4 चैम्बर हैं, 2 अपर हैं, 2 अपर चैम्बर हैं, 2 लोअर चैम्बर हैं। तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, कह रहा राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टेकन बाय लंग्स, मतलब जो आपका दायां निलय से जो आपका ब्लड जाता है वो फेफड़ों तक कैसे पहुंचता है, थोड़ा सा सिंपल भाषा में लेते हैं। हृदय के दाएं निलय से रक्त किस आर्टरी या धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाता है, मतलब आपका जब हम सिस्टोलिक क्रिया होती है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो राइट वाला पार्ट से आपका ब्लड फेफड़ों तक, लंग्स तक कैसे पहुंचेगा वो देखना हमको है। तो आपका ये वाली जो मैंने ब्लू कलर की बना रखी है, आपका ये ब्लू कलर की है, ये आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या हमारी है, इसे हम मेंशन करते हैं पल्मोनरी आर्टरी से। क्या है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी है। ये यहाँ से ब्लड कैरी करेगी, ये ब्लड है यहाँ मान लो आपका, यहाँ से ब्लड कैरी किया उसने और कहाँ ले जाती है, लंग्स में जाती है। ये आपका लंग्स है, ठीक है, क्या हमारा लंग्स है, मतलब फेफड़े हैं। फेफड़े तक आपको रक्त ले जाने का काम करती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो यहाँ बात आ गई, ब्लड तो हमारा कैसा है इस राइट पार्ट में, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा। इसमें क्या है हमारा, इसमें जो रक्त है हमारा कैसा है, अशुद्ध रक्त है, तब भी हमारी आर्टरी ले जा रही है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, ये अपवाद है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा पल्मोनरी आर्टरी। क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी आंसर होगा। बाकी हमारी जो आर्टरियाँ हैं वो ऑर्गन टू ऑर्गन सप्लाई करती हैं, जैसे हेपेटिक आर्टरी है वो हमारी आपका लीवर को करती है, और कोरोनरी आर्टरी है वो आपका हार्ट को करती है, और पल्मोनरी आर्टरी तो आपका आंसर ही हो गया। जो रीनल आर्टरी है वो आपका किडनी में करती है, कहाँ करती है, रीनल आर्टरी कहाँ करती है, किडनी में करती है। हेपेटिक आपकी
कभी पूछता है कि जो हेपेटिक आर्टरी है ब्लड कहाँ सप्लाई करती है, वो आपका यकृत में, रीनल आर्टरी किडनी में, और कोरोनरी आर्टरी स्वयं आपका हार्ट में। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं है। निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं है, तो इसमें देखिए आप कि तकनीक आपकी कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की टेक्निक कौन सी नहीं है, निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षण की विधि नहीं है या तकनीक नहीं है, नहीं ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम पहला है आपका दौरा विजिलेशन, जो सुपरवाइजर होता है वो दौरा करते ही आप जान ही रहे हैं। और दूसरा है गेट टुगेदर, तो आपके सुपरविजन जो आपका होता है, जो टेक्निक होती है वो कभी भी आपका गेट टुगेदर नहीं करता है, एकत्र नहीं करता है। ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपका वर्कशॉप भी आपकी टेक्निक के अंतर्गत आता है। किसकी? पर्यवेक्षक की जो टेक्निक है उसके अंतर्गत आपका नहीं है, वो आपका एकत्र होना या गेट टुगेदर होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ए वाटर सोल्यूबल। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो याद रखिए आपको देखना है इसमें, जल में घुलनशील, जो आपके जल में घुलनशील हैं, पानी में घुलनशील हैं, वो आपके क्या हैं? बी और सी। क्या हमारे? बी और सी। और अब है हमारा वसा में घुलनशील, जो वसा में घुलनशील है वो कौन है? वो देखिए आप, ए डी ई के। कौन कौन से हमारे हैं? ए डी ई के। कौन कौन से हैं? ए डी ई के। अब इसमें ये याद रखना पड़ेगा, अब जब विटामिन की चर्चा करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, उसके बारे में विस्तार रूप से आपकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विटामिन, इसमें जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है, विटामिन में कौन सा विटामिन जो आपका पानी में घुलनशील है, तो आपका आंसर होगा इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 आप विटामिन ए। तो आपका विटामिन ए नहीं है। ठीक है, विटामिन बी, बी आपका है इसमें। विटामिन ई किसका हिस्सा है? विटामिन ई किसका हिस्सा है? वसा का। विटामिन ए किसका हिस्सा है? वसा में घुलनशील का है। और विटामिन के, ये भी किसका है? हमारा वसा का है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। कौन सा है? फैट सोल्यूबल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील हमारा क्या है? बी। इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल बाई। हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल बाई। उच्च रक्त शर्करा के स्तर को किससे नियंत्रित होता है? मतलब जो हाई ब्लड शुगर लेवल है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो कौन होगा? इंसुलिन करता है। कौन करता है? आपका इंसुलिन। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको आप देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो आप, द क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉडी टाइप्स एंडोमीजो एक्टो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
की जो क्लासिफिकेशन, बॉडी का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, शरीर का जो वर्गीकरण किया है वो एंडो मीजो एक्टो, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। ठीक है, ये किसने बांटा है? क्योंकि हर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शरीर का बंटवारा किया गया है, नामकरण किया गया है। तो एंडो मीजो एक्टो, जो एंडो मीजो एक्ट किया है वो किसने किया है? इस शेल्डन ने किया। किसने किया है? शेल्डन ने किया। किसने किया है? शेल्डन ने। इसमें आंसर देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉडी टाइप्स एज एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। तो इसका आंसर जो होगा हमारा शेल्डन। ठीक है, अब हम जो हमारे ऑप्शन है थोड़ा इसको भी देख ले रहे हैं। जो क्रैशमर है, क्रैशमर ने आपके, क्रैशमर ने जो बांटा हुआ है, क्रैशमर ने है आपका पाइकनेक, एथलेटिक, स्थैनिक और डायप्लास्ट। पाइकनिक ने जो बॉडी टाइप्स का जो क्लासिफिकेशन किया है वो कितने टाइप में किया है? 4 टाइप में किया है। कौन कौन सा आपका? पाइकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक और डायप्लास्ट। ठीक है, अब इसमें ये किसका? क्रैशमर का है। अब इसमें आपका पूछ सकता है कि आपका हिप्पोक्रेट्स का है, वो भी देख लो आप, हिप्पोक्रेट्स का देख लो आप। हिप्पोक्रेट्स ने जो शेल्डन का है और आपका क्रैशमर का है वो बॉडी की संरचना के आधार पर किया गया है, स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया है। और जो क्रैशमर ने किया है, क्रैशमर का देखिए आप, क्रैशमर ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? शारीरिक द्रव्यों के आधार पर। पीला, काला, पीला, काला और रक्त कफ। येलो वाइल, ब्लैक वाइल और आपका ब्लड और आपका कप, फ्लेम। अब इसी में मान लो क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव्यों के आधार पर शरीर का जो वर्गीकरण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? तो आप कह सकते हैं किसके आधार पर? द्रव्यों के आधार पर किसने किया है? आपका हिप्पोक्रेट्स ने किया है। ठीक है, अब हम मान लो क्वेश्चन बन सकता है कि युंग ने किसके आधार, युंग ने आपका कितने प्रकार से बांटा हुआ है? तो आपका 3 प्रकार से बांटा हुआ है। अंतर्मुखी, और आपका बहिर्मुखी, और आपका उभयमुखी। देखो, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ज़्यादा इसकी व्याख्या जरूर, इसकी व्याख्या मैं डिटेल में करूँगा जो ज़्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। अब इसी में पूछ सकता है क्वेश्चन, बन सकता है कि कभी कभी पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यक्तित्व के जो कॉम्पिटिटिव टाइप पूछ दिया, स्पर्धाशील, स्पर्धाशील नहीं, आकर्षक और हमेशा परेशान रहने वाले। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन बनता है। चलो इसकी बात बाद में चर्चा करेंगे। वैसे जो टाइप ए होते हैं वो स्पर्धाशील होते हैं,
कभी क्वेश्चन बन जाए तो टाइप ए है वो स्पर्धाशील है, टाइप बी है स्पर्धाशील नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसका मेन क्वेश्चन जो पूछा गया था कि टाइप ए के व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी होती है वो कैसे होते हैं आपका, तो आपके स्पर्धाशील होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा तत्व शरीर का गठन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो आप जान रहे हैं कि बॉडी जो प्रोटीन होती है, इसका सीधा आंसर क्या हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन ही शरीर को करती है बिल्डिंग ब्लॉक करती है, आपके शरीर को मजबूती प्रदान करती है, आपकी मांसपेशियों के आपका बनावट और आपका रिपेयरिंग का जो काम होती है वो क्या करती है, प्रोटीन करती है। तो जो मसल्स बिल्डअप का काम करता है कौन करता है, प्रोटीन करती है। जैसे प्रोटीन लेंगे वैसी आपकी मसल्स बिल्डअप होगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, मिनरल से भी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन से ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से ऊर्जा एनर्जी नहीं मिलती है। मिनरल से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा इसमें जिक्र करने लायक है कि कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंटेज पर डे हमें लेना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट हमें आपका 55 से 7% हमें कार्बोहाइड्रेट, 10 से 15 इसमें आ जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट 55 से 60% पर डे डाइट लेना है। बसा 25 से 30 और प्रोटीन 10 से 15। ठीक है, तो परसेंटेज है। बाकी जब मैं बैलेंस डाइट बताऊंगा तो बहुत सारे इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कितना पर कैलोरी पर ग्राम में कितना लेना चाहिए हमको, कैलोरी में कितना लेना चाहिए, वो सारा डिस्कस मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। तो जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, बॉडी को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको आप देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए आपका कह रहा है क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स। मतलब टू मीन्स को कंपेयर करने के लिए, दो साधनों की तुलना के लिए जो सार्थकता का परीक्षण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो टू मीन का कहने का मतलब है कंपेयर टू मीन, दो मीन की तुलना करनी हो। तो जहाँ पर टू की बात करें, आपका टू मीन की बात करें, टू मीन की बात करें आपका, जहाँ पर टू मीन की बात करें वहाँ पर क्या होगा, हमारा टी होगा। कौन सा टेस्ट आएगा हमारा, टी। अगर इसी में आपका जो टू से अधिक, मोर देन टू, मोर देन टू करे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ परीक्षण हो जाएगा, एफ टेस्ट हो जाएगा। अब इसमें हम जो जेड है, जेड में भी हमारा टू ही रहता है, लेकिन इसका जो एरिया होगा
सैंपल एरिया होगा वो बड़ा हो जाता है। जेड में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। 2 मीन के लिए स्पेशली टी है, 2 से अधिक के लिए एफ है, और 2 के लिए जेड भी है, बल्कि उसका जो सैंपल एरिया है आपका वो क्या है, बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा तो आंसर हमारा होगा 2 मीन की बात करें तो आपका टी, एफ 2 से अधिक की बात करें तो एफ, दोनों क्वेश्चन आपको टीजीटी में आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। बहुत बड़े क्वेश्चन, पिछली बार एलटी में आया भी था। निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण मापदंड नहीं है, नहीं कह रहा है, नॉट क्राइटेरिया। जब मैंने आपको टेस्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, तो गुड टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स मैंने बताया था आपका। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिविटी, नंबर 1, नंबर 2 आपका रिलायबिलिटी, सीक्वेंस नहीं मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ उसको, रिलायबिलिटी, और नंबर 3 वैलिडिटी, चौथा है नॉर्म्स। ये हमारे क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और आपका नॉर्म्स। तो कह रहा है कि नॉट क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, जो क्राइटेरिया गुड टेस्ट का है वो कौन सा नहीं है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, जैसे हम कोई क्वेश्चन दें आपको, उसकी आपको विस्तार से व्याख्या करनी हो, तो जितने भी हमारे एग्जामिनर होंगे कॉपी चेक करेंगे तो उनमें वेरिएंस हो जाएगा, मतलब भिन्नता आ जाएगी। कोई नंबर आपका 10 मार्क्स का, कोई आपका बहुत अच्छा लिखा होगा तो 9 देगा, कोई 8 देगा, कोई आपका 8.5 देगा। तो आपका उससे हमारी गुड टेस्ट जो है क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं होगा। आपका जो ऑब्जेक्टिविटी है वो आपकी मार्किंग बिल्कुल प्रॉपर रहेगी। जैसे आपका ऑब्जेक्ट टाइप है तो आपका आपने यस है तो नो, जो आंसर लगा दिए वही आपका माना जाएगा। ठीक है। लिखने में क्या होता है कि हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया, चेक करने का नज़रिया, कैसे आप कौन सी भाषा यूज की है, आपने इंग्लिश यूज करी है, हिंदी यूज करी है, मिक्स यूज की है, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की है, कौन सा शब्द डाला जो टीचर को पसंद आ गया। इसलिए सब्जेक्टिविटी होती है वो गुड क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका सीधे हम आंसर बताएंगे। यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई तथा वजन क्रमशः 160 सेंटीमीटर और 64 किलोग्राम है, वजन 64 किलोग्राम है, तो उसका पेंडुलर इंडेक्स क्या होगा? इसका सीधे आंसर देखिए, आपका जो आंसर इसका 50 होगा। इसकी हम विस्तार से बाद में व्याख्या कर देंगे इसकी। ठीक है। अब क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको भी देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जिसमें पूर्ण संख्या आती है उसे उस चर को कहते हैं। वेरिएबल्स दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ होल नंबर, कंसिस्ट ऑफ होल नंबर, जो होल नंबर में हो तो उस, अब देखिए होल नंबर क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ होल नंबर। तो जो आपका जो कंटिन्यूअस जो वेरिएबल होते हैं, जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं। सॉरी,
एक सेकेंड, जो आपके जो अब देखिए वेरिएबल दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ होल नंबर, जो होल नंबर का पहले तो आप समझिए कि होल नंबर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। जैसे क्या है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर आधारित हो, जो आधारित है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट है वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। जैसे हम कहें कि बालू का दौड़ने से एंडोरेंस बढ़ती है, सैंड रनिंग करने से, सैंड रनिंग मतलब बालू पर दौड़ने से आपकी एंडोरेंस बढ़ेगी। तो एंडोरेंस क्या हो जाएगा, डिपेंडिंग हो जाएगा, कि जो हम बालू पर रनिंग और जो रेत पे हम रनिंग कर रहे हैं वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जिस पे इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे प्रभाव पड़ता है, जिसे हम सैंड रनिंग करिए, सैंड रनिंग कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी, एंडोरेंस बढ़ेगी, अगर ना करते तो एंडोरेंस ना बढ़ती। तो हमारी सैंड रनिंग मतलब बालू पे दौड़ने से हमारी क्या होती है, एंडोरेंस बढ़ती है। डिपेंडेंट क्या है आपका, सहनशीलता, और हमारे जो बालू पे रनिंग कर रहे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, जिन्हें होल नंबर कहते हैं। जैसे फुटबॉल में 6 गोल हुए, क्रिकेट की रनों की संख्या 15 हो गई, एक कंप्लीट नंबर मिलता है, उसे हम बोलते हैं आपका होल नंबर ही हमारा क्या है, आपका डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस के वेरिएबल हुआ कि जैसे 4 kg 6.90 किलोग्राम, 4.690 किलोग्राम, 1 मीटर 65 सेंटीमीटर हाइट है ये। तो ये हमारे क्या हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। हाइट, वेट जो दशमलव में आते हैं उन्हें बोलते हैं आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। हमें बात करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट क्या है। एक हमारा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, क्या हमारा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट, ठीक है। जैसे आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, आपका एंडोरेंस पहले कर लेते हैं। एंडोरेंस 5 नंबर पर होगा आपका कोऑर्डिनेट एबिलिटी, ठीक है। ये तो हमारे हो गए किसके, फिजिकल फिटनेस के। अब हेल्थ रिलेटेड,
हेल्थ रिलेटेड में कौन कौन आएगा हमारा, अब वो देखिए आप। हेल्थ रिलेटेड में देख लीजिए आप, हेल्थ रिलेटेड में है सबसे पहले हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। कार्डियो इंड्योरेंस, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद आपका है, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ और बॉडी कंपोजिशन। तो आपको ये देखना है कि आपका अब देखिए ये हमारे क्या है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट हैं, और ये हमारे क्या है, हेल्थ रिलेटेड। फिजिकल में आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ठीक है। अब इसमें जो हमारा है हेल्थ रिलेटेड में कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, या नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ और आपका बॉडी कंपोजिशन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट हेल्थ रिलेटेड है। तो देखिए आपका कहीं इसमें रिएक्शन एबिलिटी है, नहीं है, कहीं आपकी स्पीड है, नहीं है, कहीं आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं है। इसमें जो कह रहा है कौन सा कंपोनेंट हमारा है, ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है। तो निम्न में से आपका कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित दक्षता का घटक है। तो इसमें जो आपका होगा मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी हमारा इसमें भी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ यहाँ भी है और मस्कुलर स्ट्रेंथ यहाँ भी है। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा आपका रिएक्शन एबिलिटी नहीं है, एजिलिटी नहीं है, आपका स्पीड नहीं है, क्या हमारा मस्कुलर एंडोरेंस है, मस्कुलर एंडोरेंस है। पहले इधर देख लो, इधर से क्लियर हो जाएगा आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और मस्कुलर स्ट्रेंथ और बॉडी कंपोजिशन, ये आपके हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो हमारा कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी पूछ देता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द पार्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। दोनों ये आपको याद करना है, फिजिकल फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू, हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं। कैसा लगा बताइएगा आप लोग।